So Buddha also said that the government should, the state should contribute for the betterment of agriculture. है ना? The farmer should be provided with seeds. It means that he was also addressing the state. समझ रहे हैं ना? Philosophers सोसाइटी को भी एड्रेस करते हैं और किसको? गवर्नमेंट को भी. Rousseau was the most important philosophers of France. He addressed the state also and the people also. He awakened the people. He also tried to awaken the state. क्योंकि उस समय डेस्पोटिज्म था, एब्सोल्यूट मोनार्की थी. तो इसलिए फिलोसफर्स जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो अपने टाइम से आगे की सोचते हैं. नहीं, जस्ट एंड फेयरनेस की बात करते हैं. व्हाट इज जस्ट एंड फेयर, है ना? इन पॉलिटिकल फील्ड, इन सोशल फील्ड. फिलोसफी का संबंध रिलीजन से होता है या सोसाइटी से होता है या इकोनॉमी से होता है या पॉलिटिक्स से होता है? सबसे होता है. गेटिंग द पॉइंट? सबसे होता है. जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, सो मोंटेस्क्यू वाज ए ग्रेट फिलोसफर ऑफ द टाइम. ही एम्फसाइज सेपरेशन ऑफ पावर. तो ये तो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मामला है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं. हाँ, रिलीजन तो होता ही है बेसिकली, लेकिन हम लोग समझते हैं रिलीजन के लिए फिलोसफी होती है, बट इट इज़ नॉट अबाउट ओनली रिलीजन. सबके लिए होती है. ठीक है. जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो दिस कंसेप्ट इज एसोसिएटेड विथ रिलीजन ना, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन सेपरेशन. तो इस तरह से इकोनॉमी, इस बार क्वेश्चन भी आया था, है ना? जीएस में भी आ सकता है, फ्यूचर में ऑप्शनल में आया था. जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम. सो जमींदारी सिस्टम वाज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजियोक्रेट्स, मीन्स नेचुरलिस्ट फिलोसोफर. सो फिजियोक्रेट मतलब इकोनॉमिस्ट फिलोसोफर ऑफ द टाइम. एडम स्मिथ, you might have heard the name of Adam Smith, laissez-faire. But the laissez-faire philosophy was not initiated by Adam Smith. Before him there was a Quesnay in France, Quesnay at the time of or before French Revolution. So Quesnay was the first. He said that only land should be taxed. केवल लैंड पे टैक्स लगना चाहिए, ट्रेड पे नहीं लगना चाहिए, और सरकार को चाहिए कि वो नॉन इंटरफेयरिंग, है ना, एटीट्यूड रखे. नॉन इंटरफेरेंस, लेसेस-फेयर मीन्स नॉन इंटरफेरेंस. ठीक है. तो इस बार उससे क्वेश्चन आ गया था कि कैसे जमींदारी सिस्टम उसी तरह का एक, है ना, फिलोसफिकल अप्रोच था अंग्रेजों का भारत में. तो इस तरह से चीज़ों को समझना है. सो बुद्ध जो है फिलोसफर थे. बुद्ध जो है सोशल रिफॉर्मर भी थे, क्योंकि समाज में रिफॉर्म करने का प्रयास करता है. बुद्ध ने आमतौर पे रिलीजन की तुलना में समाज पे जोर दिया, है ना, क्योंकि समाज जो था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द सोसाइटी वाज फेसिंग द चैलेंज ऑफ अनरेस्ट. हमने पढ़ा था दिस फेज वाज द फेज ऑफ अनरेस्ट. तो बुद्धा ने समाज में सुधार करने का, सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का प्रयास किया. इसलिए बुद्धा को भारत का फर्स्ट सोशलिस्ट माना जाता है. आगे चल के जो सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, सोशलिज्म क्या कहता है? इगालिटेरियन सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने की बात करता है. तो एज अ कॉन्सेप्ट सोशलिज्म इमर्ज इन इटली, मीन्स द सोशलिज्म फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड इन 1803, द टर्म सोशलिज्म. The term socialism emerged for the first time in Italy 1803, and it was very much popularized by Robert Owen. Robert Owen was a liberal socialist of Britain. लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो सोशलिज्म का है, जब हम टर्म यूज़ करते हैं तो एक पार्टिकुलर टाइम में टर्म क्वाइन हो सकता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले रहा होगा. शुरू से ही इगालिटेरियन सोसाइटी की ज़रूरत है, समतामूलक समाज की ज़रूरत है. तो इसलिए भारत में जैसे वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जो प्रॉब्लम शुरू किए, टेंशन बिटवीन टू क्लासेज ना, हैव्स एंड हैव्स नॉट, उसी तरह से यहाँ पे जो आयरन प्लाउसेयर हुआ उसका प्रयोग के कारण से कुछ लोग के पास ज़्यादा एकुमुलेशन हो गया, कुछ लोग लैगिंग बिहाइंड हो गए, पीछे छूट गए. तो इस टेंशन को हील करने के लिए यहाँ बुद्ध आए. और यहाँ पे कौन आए? यहाँ पे रॉबर्ट ओबन, सेंट साइमन आए, लुई ब्ला आए, उसके बाद कार्ल मार्क्स आए. सबने सोशलिस्ट ना बिहेवियर लाने का प्रयास किया, सोशलिज्म पे जोड़ दिया. तो उसी तरह से बुद्ध ने भी चूंकि वही कॉन्सेप्ट को लागू करने का प्रयास किया, इगालिटेरियन जो अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट है, नॉन अकुमुलेशन का, तो वही है इगालिटेरियन सोसाइटी को स्थापित करना. तो इसलिए बुद्ध को भारत का प्रथम सोशलिस्ट रिफॉर्मर मानते हैं, समाजवादी, है ना, सुधारक मानते हैं. ठीक है. तो टर्म बाद में आता है, लेकिन
जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत पहले से रह सकता है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट पहले से रह सकता है। जैसे हम लोग जब शब्दों का निर्माण नहीं हुआ था तब भी बातचीत करते थे, साइन लैंग्वेज था या नहीं था। तो उसी तरह से सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में आया, बट सोशलिज्म की ज़रूरत या इस तरह की जो भावना थी वो तो पहले से था। उसी तरह अपीजमेंट पॉलिसी नाम सुने होंगे, अपीजमेंट पॉलिसी। क्या होता है अपीजमेंट पॉलिसी? क्या नाम है इनका, चारू अपीजमेंट पॉलिसी, हैव यू हर्ड दिस टर्म? कभी सुना है अपीजमेंट पॉलिसी? आप बताइए। सोहित ना, शुभम, शुभम कहाँ थे इतने दिन से? ठीक है, पीछे आकाश, अपीजमेंट पॉलिसी सुने तो होंगे, क्या होता है? ये वर्ड सुने हैं ना, ये टर्मोलॉजी यूज करते होंगे, न्यूज़पेपर में तो रोज ही आता है, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे, अपीजमेंट अपीजमेंट। आप बताइए नेक्स्ट, साहिल। हाँ बोलिए आप। पीस से रिलेटेड, हाँ तो मतलब सुना है बट कॉन्सेप्ट नहीं, वेगनेस है दिमाग में। हाँ और कुछ पीस से रिलेटेड? हाँ आप बताइए। हाँ बोलिए, सुना है तो। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? तुष्टीकरण। हिंदी में तुष्टीकरण की नीति बार बार सुनते होंगे, पॉलिटिशियंस यूज करते हैं। हाँ जी, शांति को स्थापित करने वाली क्या पॉलिसी? ओके, हाँ जी बोलिए। काजल, इसलिए आज बहुत सारे लोग गायब हो गए। ठीक है हाँ जी आप बताइए। हमेशा तुष्टीकरण, इसमें से बहुत सारे लोग का PSI और ऑप्शनल भी होगा या होने वाला होगा, नहीं है तो अच्छी बात है। चलिए हाँ, खुश करना, ठीक है खुश करना। हाँ आप सुना है, आपने नहीं सुना? आप नहीं, कंडेम करना नहीं हुआ। तुष्टीकरण, तुष्टीकरण की निंदा की जानी चाहिए। तुष्टीकरण निंदनीय चीज होता है। हाँ नेगेटिव, हाँ वेग आइडिया, हाँ संधि करवाना। तो मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी नया टर्मोलॉजी आता है जीवन में ठीक है, तो जैसे सामने कोई मिलता है तो एक आध बार तो परिचय कर ही लेना चाहिए ठीक है, वैसे ही ये टर्म सुनते हैं तो दिमाग में कुछ आना चाहिए। तो ये इसलिए हम समझा रहे हैं कि जैसे हमने समझाया कि सोशलिज्म क्वाइन हुआ बाद में, लेकिन बुद्ध भी क्या थे? एक तरह से सोशलिस्ट विचारक थे। उसी तरह अपीजमेंट पॉलिसी जो है, इट वाज अ पॉलिसी विच वाज यूज्ड बिटवीन टू वर्ल्ड वार्स, मीन्स 1918 से लेकर 1939 तक एक पॉलिसी थी विच इज नोन एज अपीजमेंट पॉलिसी। ओके, अपीजमेंट पॉलिसी इज अ पॉलिसी यूज्ड बाय Britain and France, used by Britain and France between इंटरवार पीरियड। इंटरवार पीरियड, दो विश्व युद्धों के बाद ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो विदेश नीति के तत्व के रूप में एक नीति अपनाई गई, दैट इज नोन एज अपीजमेंट। लेकिन लेमन अंडरस्टैंडिंग क्या है? अपीजमेंट का मतलब होता है नेग्लेक्टिंग रॉन्ग डूइंग्स, accepting wrong demands, take down, neglecting wrong doings, accepting wrong demands, footnote में कहीं नोट कर लीजिए appeasement करके। neglecting wrong doings, accepting and accepting wrong demands, so this is appeasement policy. Okay, so though it was this term was used for the period between two world wars, लेकिन ये हम आज भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं फिरोज शाह तुगलक की पॉलिसी भी अपीजमेंट की पॉलिसी थी। तो अपीजमेंट आज भी हमारे देश में पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं, गवर्नमेंट्स करते हैं, रिलीजन के संदर्भ में अपीज कर देते हैं किसी को, ठीक है, और रीजन के क्षेत्र में अपीज कर सकते हैं, कास्ट के नाम पे अपीज कर सकते हैं, लैंग्वेज के नाम पे अपीज कर। सो अपीज बेसिकली अपीजमेंट नेगेटिव है ना, कनोटेशन के साथ आता है, नेगेटिव ही है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि अपीजमेंट के माध्यम से शुरुआती दौर में पीस लाने का प्रयास किया जाता है, शुरुआती दौर में पीस प्राप्त किया जाता है और इसमें सफलता भी पाई जाती है, लेकिन अंततोगत्वा फाइनली इसका रिजल्ट बहुत ही डिजास्ट्रस होता है, डिजास्ट्रस रिजल्ट।
अगर अपीजमेंट नहीं आया होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शायद नहीं होता। गेटिंग द पॉइंट? क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं और आपसे कोई बदतमीजी करता है, उसी समय एक थप्पड़ मार दीजिए, ठीक है, वो शायद ज्यादा चांस होगा अगली बार बदतमीजी, लेकिन उसको टालते जाएंगे तो उसकी बदतमीजियां बढ़ती चली जाएंगी। गेटिंग द पॉइंट? तो उसी तरह से हिटलर और मुसोलिनी और बाद में जापान की मिलिट्री गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनिस्ट नीति अपनाई, डेमोक्रेसी का, है ना, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। और ब्रिटेन और फ्रांस चुप रहे क्योंकि वो चाहते थे कि हिटलर और मुसोलिनी जो कि फासिस्ट हैं और जापान, इनका प्रयोग करके हम यूएसएसआर को समाप्त कर दें, क्योंकि ये कम्युनिस्ट हैं। गेटिंग द पॉइंट? और ये कैपिटलिस्ट हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जानबूझकर इनको अपीज किया। अपीज मतलब होता है तुष्ट करना, गलत तरीके से किसी को खुश करना। तो वो तात्कालिक रूप से क्या लाता है? पीस लाता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से डिजास्टर पैदा करता है। तो इसलिए अपीजमेंट अपने आप में बहुत ही खतरनाक चीज होती है, ठीक है। जब भी होगा ये नुकसान करेगा, चाहे वो धर्म के नाम पे हो। हमारा जो पार्टीशन हुआ वो भी, उसमें एक बड़ा रोल अपीजमेंट का था। जब हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी को आप बढ़ाइए, ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अपीज करेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो पार्टीशन जो इंडिया का था, दैट वुड बी ऑल्सो वन आउटकम ऑफ अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ सो मेनी पीपल। कांग्रेस पार्टी ने भी अपीज किया, है ना, और भी चीजें हैं, जब मॉडर्न पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। तो इसलिए अपीजमेंट बेहतर चीज नहीं है। और अगर हम इससे लेसन नहीं लेते हुए फिर आगे वही पॉलिसी को लागू करेंगे वोट बैंक के लिए, फिर नुकसान होगा, फिर हो सकता है फ्यूचर में उस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। गेटिंग द पॉइंट? सो इसलिए अपीजमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपीजमेंट पॉलिसी या अपीजमेंट का टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं हम 1919 से लेकर 1939 के बीच में। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की जो पॉलिसी थी वो भी अपीजमेंट पॉलिसी ही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने भी क्या किया? अपीज किया। उसके जो इक्तेदार्स थे, उसके जो सोल्जर्स थे, उसके जो उलेमाज थे, सबको उसने अपीज किया, उनके रॉन्ग डिमांड्स को स्वीकार किया और उनके रॉन्ग डूइंग्स को नेग्लेक्ट किया। आई बात समझ में? तो इसलिए टर्मिनोलॉजी कभी भी आ सकता है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट होता है या उसकी जरूरत होती है वो पहले से भी होती है। तो ये है